आवाज आ रही क्या? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आप म्यूट हो। अब एक मिनट। अब आ रही है? मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुई है इधर से। बोलो। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही?
मैसेज लिख के दो बेटा, दिक्कत क्यों हो रही है? अब आ रही? हाँ सर, अब आवाज आ रही लेकिन एको हो रहा है वो। सही कह रहा है, 1 मिनट। चलो अब आ रही बेटा? इको अभी भी हो रहा है क्या? मैसेज सर। लिख के। हाँ, क्या नहीं बोल रहे सर, अब नहीं हो रहा। नहीं, हैं? अब अब सही नहीं हो आ रहा गया ना? सर। हाँ सर। थोड़ा माइक में ही वो दिक्कत आ गई थी। चलो ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया था। ये बैक बॉन्डिंग बताया था कि भाई जब कोई भी सेंट्रल एटम वापस अपने सराउंडिंग एटम को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, कोई भी सेंट्रल एटम व्हेन डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट्स सराउंडिंग एटम्स, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। उसको बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। बैक बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? जब भी कोई भी सेंट्रल एटम अपने सराउंडिंग एटम को इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग के नाम से, उसी को जाना जाता है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, माइक में स्क्रीन में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? स्क्रीन में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? नो सर। क्लियर है ना सभी का? है ना बेटा? ऑडियो मैसेज करो। यस सर। ओके, तो चलिए, बैक बॉन्डिंग इसको बोला जाता है, ठीक है ना? तो मैंने आपको थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी बताया था। फिलहाल मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं। अब थोड़ा सा कुछ नए मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल का, अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। देखिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3। CH3 ग्रुप को बोला जाता है मिथाइल। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मिथाइल कटायन। ओके, what is the hybridization of this methyl cation? You already know, as I told you, that how to find out the hybridization of these different type of molecule। कैसे आप लोगों को इस टाइप के मॉलिक्यूल का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, एक ट्रेडिशनल मेथड बताया। ट्रेडिशनल का मीनिंग होता है जो हमेशा एक रास्ते से, एक मतलब वे में चलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। यू आप लोग जानते हैं एज ए बेटर वे दैट हाउ टू फाइंड आउट। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैटायन बोला जाता है, CH3 ग्रुप को मिथाइल बोला जाता है। जो स्टूडेंट पहले से जान रहे हैं, पढ़ा है तो बहुत अच्छे से जानते हैं,
देखिए यहाँ पे एक कार्बन एटम है, अब आपको बोला जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस मिथाइल कैटायन का। आप चाहें तो इसको जो है उस वे से भी निकाल सकते हैं। कौन से वे से बच्चों? जो आपके पास ट्रिक मेथड था, समझ रहे हैं ना, जो ट्रिक मेथड था उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और डिवाइड कर दो इसको 2 से, और यहाँ पे 6/2 इक्वल टू हो जाएगा 3, और 3 का मीनिंग होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक और मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3 नेगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है बच्चों मिथाइल एनाइन। इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल एनाइन, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एनाइन। The negative charge on this carbon atom indicates that, yes, अभी को अंदर लो ना। okay, negative charge indicates on this carbon atom anion group, है ना, anion जिसको बोल रहे हैं, इस बात को इंडिकेट करता है। सो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो देखिए कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इस पे सिंगल बॉन्ड है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 8/4 इज इक्वल टू हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस मिथाइल कैटायन की अगर जियोमेट्री बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, सर दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। और इस वाले ग्रुप को आप लोग जियोमेट्री में अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल ग्रुप, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, सपोज आपके पास एक ऐसा ग्रुप है CH3 रेडिकल, इस कार्बन के ऊपर एक पॉइंट लगाया हुआ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल, इस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल रेडिकल। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बच्चों मिथाइल रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? क्वेश्चन ये है कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, समझ रहे हैं क्या? इस रेडिकल का मीनिंग ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इस रेडिकल का मीनिंग ऐसा नहीं है, इस रेडिकल का मीनिंग कुछ और ही है, इस रेडिकल का मीनिंग कुछ और ही है। इस रेडिकल का, इस मिथाइल रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा। यहां पे एक कार्बन इस तरीके से लिख दीजिएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका 2s का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और ये आपका 2p का हो जाएगा। एक दो यहाँ पे 1 2 हो गई क्या? क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए थोड़ा सा आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिख रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट का लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो जाए, ऐसा हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर हमारे पास एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, होगा क्या? देखिए जरा देखिए ध्यान से, अभी मैंने इसको कंसीडर नहीं किया हुआ है, लास्ट में कर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है हाइड्रोजन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन दे देगा। अब 3 हाइड्रोजन एटम तो कंप्लीट हो गए ना,
3 हाइड्रोजन एटम तो कंप्लीट हो गए हैं, समझ रहे हैं क्या? अब आप बोलेंगे सर जो बचा हुआ है यहाँ क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन जो आप बोलेंगे सर क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्या? आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा क्या? नहीं, अरे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉइंट दिया है, ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में? दिस इज द इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन के नाम से जानोगे, समझ रहे हैं ना? इसको आप लोग जो है इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन के नाम से जानोगे। तो मैं एक एग्जांपल, 1 मिनट है मेरे पास, एक एग्जांपल इससे रिलेटेड कुछ अलग सा है। इसको आप लोग एक इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन के नाम से जानना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा, सर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये वाला जो p ऑर्बिटल होता है बच्चों, देखिए ये वाला जो p ऑर्बिटल होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही लोब में इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये वाला लोब बिल्कुल खाली रहता है, समझ रहे हैं ना? तो अब इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस वाले p ऑर्बिटल ने बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिस p ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख देता हूं, दिस p ऑर्बिटल does not participate in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में ये अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आप बोलते सर दो, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। sp3 कब होता है, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते ऐसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है कि आप बोलते सर वो एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है। लेकिन यहाँ पे तो आधा ही इलेक्ट्रॉन है ना, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे करेगा पार्टिसिपेशन? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी था, तभी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, बोलो। क्या किसी को दोबारा समझना है तो पूछ सकता है। मैं तब तक एक और इम्पोर्टेंट इसी टाइप का एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। किसी को समझना है तो बेटा बता दीजिएगा, सर एक बार और समझाइए। ये हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, तो ध्यान रहे ये एग्जाम में आएंगे। बोलो बेटा, किसी को समझना है क्या? क्लियर हो गया ना, समझ में सभी को आ गया ना? तो इसलिए ध्यान रखना है कि बच्चों जो ये वाला p ऑर्बिटल है, ये वाला p ऑर्बिटल में जो है, ठीक है ना, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं प्योर p ऑर्बिटल। ये ओनली खाली p ऑर्बिटल है, ठीक है ना?
तो अब आपने देखा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो रहा लेकिन इसके साथ कोई ओवरलैप करने के लिए कोई है ही नहीं, तो आप बोलेंगे सर इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो एक एग्जाम में क्या पूछा गया था, सेम उसी टाइप का एक प्रॉब्लम और पूछा गया था। उसमें कहा था जब CH3 सिंगल रेडिकल का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या CF3 इस रेडिकल का, समझ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम है ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल। इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरो, 3 फ्लोरीन है तो ट्राइफ्लोरोमिथाइल रेडिकल। क्या इस रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगा क्या? अगर जब इस CH3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अलग से टाइप है, अगर जब इस CH3 रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो रहा है तो क्या इसका भी यही होगा क्या? नहीं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी। देखो क्या कैसे करते हैं इसको, वही कार्बन की कहानी लिख दो, डायरेक्टली वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2s और 2p, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब दूसरा क्या होगा, अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर आप लिखते हैं तो यहां पे इस तरीके से होगा बेटा, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा आगे। अरे अब क्या होगा, इधर से एक फ्लोरीन आएगा, इधर से भी एक फ्लोरीन आएगा, इधर से भी। यहां पे ऐसा होना चाहिए था, एक s ऑर्बिटल और अभी 2p हैं, यहां पे अगर ऐसा होता तो sp3 वाला हो जाता, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास एक ऐसा ही तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये वाला जो रेडिकल है एक ऐसा ही तो रहेगा, ऐसे ही 2 चाहिए तभी तो sp3 होगा, होगा ना। अब क्या होता है, इस फ्लोरीन का साइज, इस फ्लोरीन का साइज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, इस फ्लोरीन एटम का स्मॉल साइज होने की वजह से आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज जो होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है ना। मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं यही एग्जाम में आएगा, इसलिए अलग से समझा रहा हूं उनको। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज जो है फ्लोरीन का होता है, तो जब बहुत छोटा साइज होगा तो दोनों के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल ऑफ फ्लोरीन बहुत पास में होंगे। मतलब ये न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, देखिए ये न्यूक्लियस है और इसका वैलेंसी सेल इतना होगा, दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियस बहुत गहराई से देखिए, ये न्यूक्लियस है बीच में और उसके चारों तरफ एक छोटा सा जो सर्कुलर पाथ बनाया है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी सेल। So that's why what I am saying, the distance between the valency cell of electron and nucleus is the very short. Are you getting my point? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो बहुत कम होगा, और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो आप जान सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। तो मैंने यहां पर लिखा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, अब आप समझ जाएंगे सर ने क्या बोला है।
और जब देखो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बाहर से आया ना, अरे बाहर से आए, फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए, और जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला आया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत छोटा साइज है तो जगह नहीं मिलेगी, ये तो थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन लॉजिकली सोचने की जरूरत है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो इन दोनों को जगह नहीं मिलेगी सही से, कभी एक दूसरे से टकराएगा, कभी दूर जाएगा, कभी टकराएगा, कभी दूर जाएगा, और लास्ट में फाइनली एक ऐसा रास्ता चुनेगा जहां से इसको वापस ना आना पड़े। तो ये क्या करता है, देखिए जरा ध्यान से, इस टाइप से जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, और जब बार बार एक दूसरे से टकराएंगे, बार बार जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चा, इधर शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब जब इधर शिफ्ट होगा तो एक पहले से था, एक और आ जाएगा ना इधर, समझ में आ रही बेटा बात। और जब ये जो है इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ठीक है ना, शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और अब आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, इसका पार्टिसिपेशन जो है इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल दोनों में हो गया। फ्लोरीन का आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, आधा इधर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक तरीके से बराबर पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बचा वाला पी ऑर्बिटल भी है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है समझने में, तो मैं एक बार और रिपीट करूं क्या, बोलो। यस। अच्छा, एक बार और जरा ध्यान से देख लीजिएगा कितने स्टूडेंट को जो है बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने की वजह से ही मैंने आप लोगों को बताया है, इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसको मैं सेपरेट करके आपको समझा रहा हूं। दोबारा मैं एक बार और देख लीजिए, एक बार और समझाता हूं, देखिए इसको मिटा रहा हूं, देखिए देखो, अगर इसका एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आप जानते हैं ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब सामने से एक फ्लोरीन इधर चला जाएगा, दूसरा फ्लोरीन इधर चला जाएगा, तीसरा फ्लोरीन इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बोलते हैं सर ये जो ऑर्बिटल है ये कब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जब इसके साथ एक बाहर से ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्लोराइड का ऐसा हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। लेकिन बच्चों, इस कार्बन एटम पे एक रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो ऐसा होने के लिए कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब एक और पॉइंट की जरूरत होगी तभी ये बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इस फ्लोराइड एटम का यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दिस फ्लोरीन एटम एंड द वैलेंसी शेल। न्यूक्लियस ऑफ दिस फ्लोरीन एटम, या हम बोलेंगे इस इन दोनों के बीच में, जिसको ये खींच रहा है। क्लियर हुई बात। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो इसमें आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। दोनों में हो रहा है बेटा, ये बराबर दोनों में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कभी एक उससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा रास्ता ये चुनेगा, एक ऐसा रास्ता ये चुनेगा कि यहां से ये दूर चला जाएगा, फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बार बार स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, उसको वो नहीं चाहता है कि अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये फाइनली इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं शिफ्ट लिख देता हूं। अब आपको समझ में आ गया, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना,
दिस इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये थोड़ा बस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना। दिस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए लिख रहा हूं, ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और इस वजह से बच्चों ये जो ये आपका ये वाला ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। सो फाइनली अब ये तीनों के तीनों पे पी ऑर्बिटल हो जाएंगे। सो फाइनली ऐसे लिखेंगे, सो फाइनली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CF3 रेडिकल इज, ऐसे लिखिए CF3 रेडिकल इज sp3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। क्या किसी स्टूडेंट को अगर इसमें दिक्कत है तो पूछ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के कम से कम काफी ज्यादा चांसेस हैं आने के। इस क्वेश्चन के काफी ज्यादा चांस है बेटा आने के। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर कैसे हो गया। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अब आपको एक नई बात बता देता हूं। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात और बताता हूं, जो 2018 में नीट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, 19 में आया था। ठीक है ना, कैसे किस टाइप का प्रॉब्लम आया था उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, अगर किसी कंपाउंड में बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और किसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है ना, कहने का ये मीनिंग है, जरा देखिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड का CH3 CH2 CH3, इसमें आप देख रहे हैं सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड होंगे। IUPAC पढ़ाया ना आप लोगों को, पढ़ाया है क्या सर ने? अरे पढ़ाया है, से यस और नो? यस सर। तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का ऑलवेज ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये 2019 में नीट में पूछा गया था इस टाइप का एक प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब सपोज मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
डबल बॉन्ड का sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्ड का sp होगा। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सारे के सारे हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पे सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, और जब सिंगल बॉन्ड से लगे रहेंगे आप बोलेंगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सेकेंड नंबर के कार्बन की बात करते हैं तो ऐसा कुछ मैंने बनाया है। इस कार्बन में इधर से सिंगल तो है, लेकिन साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है। साथ में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। दूसरे वाले में भी देखो, यहाँ पे इस साइड से डबल है और इधर सिंगल है, तो डबल का मीनिंग हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इधर देखो बच्चों, तीसरे वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीसरे वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, और इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। समझ रहे हैं ना। ऐसा अगर जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए तैयार कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया था, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और सही से बना देता हूं। देखिए सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। सारे के सारे कार्बन का सीक्वेंशियल ऑर्डर में हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाइए जल्दी से। सारे के सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाओ सीक्वेंशियल ऑर्डर में। हो गया। यस सबने कर दिया। सब लोगों ने कर दिया क्या। सर। आज मीटिंग एंड नहीं हो रही है ना बेटा बीच में।
चलो कर दिया होगा, ठीक है। देखिए जरा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, sp3 हो जाएगा, इसका sp हो जाएगा, इसका भी sp होगा, इसका sp3 होगा, इसका sp2 होगा, sp2 और sp3। देख लीजिएगा, किसी को भी अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर कैसे किए, ठीक। चलिए अब देखो, एक मिनट, एक और नया मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अब इसी टाइप का एग्जाम में आया था क्वेश्चन। एक कंपाउंड इस तरीके से बेंजीन की तरह बना हुआ है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो है एक और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, दो कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी सारे के सारे इसमें डबल बॉन्ड है। इस टाइप के कंपाउंड को बेंजाइन नाम से जानते हैं। सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। क्या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है क्या? नहीं। क्या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए एक मिनट कैसे चेक करते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये एक, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट प्योर डबल बॉन्ड, नॉट प्योर पाई बॉन्ड। इट इज सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये एक प्योर पाई बॉन्ड नहीं है बच्चों, एक तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड है। समझ रहे हैं क्या? सो दैट्स व्हाई डज नॉट पार्टिसिपेट, that's why does not participate in hybridization, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी अब sp2 होगा और इस कार्बन का भी कैसा होगा? sp2, ठीक है ना। तो कभी कभी बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है बेंजाइन ग्रुप का, मेनली दो कार्बन एटम का, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट न्यू आए हैं उन लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आ सकती है। क्योंकि एकदम से अगर आप लोग बोलेंगे कि सर जो है एकदम से नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। तो ये बात समझना है आप लोगों को, ठीक। चलिए मैं अब थोड़ा सा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जो भी छोटी छोटी बातें मैं छूटी हुई हैं वो सारी मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा ना बचे कि आपको दिक्कत आए। यहां पे एक टर्म में लिखता हूं, आपको मैंने एक जियोमेट्री बताई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये भी मान के चलिए 90% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी छोटी चीजें बची हुई रहती हैं। एक जियोमेट्री बताई थी मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं टी बी पी, ऐसा ही बोला था। इधर देखो बच्चों, इस तरीके से जियोमेट्री को ऐसे बनाया था, देखिए ऐसे। अब क्या हुआ कि ये जो साइड के बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये आपके कौन से बॉन्ड हैं बच्चों? इक्वाटोरियल बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये भी इक्वाटोरियल बॉन्ड है, ये भी इक्वाटोरियल बॉन्ड है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए बी
सी, है ना, ए बी सी वाले जो बॉन्ड है, ठीक है ना, और डी और ई अलग बॉन्ड है, ठीक है ना। और जो आपके डी और ई बॉन्ड है, डी और ई बॉन्ड है बच्चों, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। इट मीन्स देयर आर द टू टाइप ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज द इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज द एक्सियल बॉन्ड। दो टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। मतलब आपको पता है टीडीपी का मतलब हो गया कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब कहने का ये मीनिंग है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो ऑलवेज यू हैव टू लर्न दैट axial bond length is greater than equatorial bond। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं मैं, नोट करते जाना आपको एक एक करके। हमेशा एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है ये मैं आपको, ज्यादा लेंथी होता है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये कैसा जियोमेट्री है मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा जियोमेट्री है, देखिए ये जियोमेट्री जरा देखो यहाँ पे, ये हाथ देख लीजिएगा, ये और ये दो साइड, ये साइड और ये साइड, और पीछे मान के चलो कि ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। एक इमेजिन हो रहा होगा कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये और ये आपके ये वाले दो बॉन्ड लेंथ है, पीछे एक ही है, तो पीछे मान के चलिए ऐसा एक ही है, और ऊपर से एक पिरामिड ऐसे लगा हुआ है, नीचे से एक पिरामिड ऐसा लगा है, ये ऐसा 3D में है। चलिए मैं आपको एक बुकलेट के जरिए समझाता हूं। ये देखो बच्चों, इस बुकलेट को देखो बहुत ही ध्यान से, ये दोनों एक साइड के बॉन्ड लेंथ हैं, समझ में आ रही बात क्या, ये वाले। अब पीछे देखो, ये यहां से ऐसे है और यहां से ऐसे है, ऐसा समझिए, अपने माइंड में इमेजिन करिए, ये दोनों आगे वाले हैं, ये ऐसे में ऐसे में, और यहां से ऊपर को जरा देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ऊपर को एक पिरामिड ऐसे लगा हुआ है, नीचे को एक पिरामिड ऐसे लगा। अब होता क्या है, इन दोनों देखो, ये पहले काफी पास में था, ये पहले काफी पास में था इसके, ये पहले काफी पास में था, यहाँ पे इसके काफी पास में था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक्सियल रिपल्शन हुआ। सॉरी, यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है ये काफी पास में था इसके, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, रिपल्शन हुआ होगा। जब ऐसे ऐसे टकराए होंगे तो एक समय ऐसा आया होगा, बार बार जब पास में होगा तो बार बार टकरा रहा होगा, और एक समय ऐसा आया जब ये दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि अब वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया है इसका। अब जब एक समय ऐसा पहले क्या था कि इस तरीके से जब पास में होंगे तो इस तरीके से टकरा रहे होंगे, एक दूसरे पे ऐसे टकरा रहे होंगे, और जब एक दूसरे पे ऐसे टकरा रहे होंगे तो बार बार टकराते टकराते एक बार दूर चला, दूर जाने के बाद इतना दूर चला गया कि अब वापस आना इसका पॉसिबल नहीं रहा। और जब पॉसिबल नहीं रहा तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या नहीं, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। समझ में आई बात क्या, मैंने आपको बताया कि इन तीनों को, ये तीनों अलग बॉन्ड है, ये अलग है, तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ के। आई बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ ये आपको थोड़ा। चलिए और भी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था बच्चों, जब BACBR थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन होता है बॉन्ड पेयर की। ये लाइन लिखवाई थी और 2019 में ही नीट में ये लाइन भी पूछी गई थी, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, यही इसका फाइनल आंसर था, ऐसा मैंने आपको बताया था। जरा इसमें बॉन्ड एंगल देखिए, जरा इसमें बॉन्ड एंगल देखो बेटा, बॉन्ड एंगल देखो, फिर से ये स्ट्रक्चर लाइए, ये देखो इधर,
ये और ये, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ये और ये और ये, पीछे एक ही है। अब एक पिरामिड ये वाला है, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए आपने एक पिरामिड ये वाला देखा, तो इस पिरामिड और देखिए थोड़ा सा, इस पिरामिड और देखिए, इस पिरामिड और इस बॉन्ड के बीच में, ठीक है ना, सॉरी ऐसे, ये पिरामिड है, यहां से इस पिरामिड और ये मान के चलो ये पिरामिड है, तो इस पिरामिड और इस बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, बोलो 90 90 का है, सभी को दिख गया ना, 90 का है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, मैं यहां पे बना रहा हूं इसका, मतलब इस पिरामिड और इसके रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड एंगल कितने का है, ये 90 का है। समझ रहे हैं क्या? अब देखो बेटा, देखो बच्चों, अब एक ये वाला बॉन्ड भी है, देखो एक इधर वाला अगर 90 का, तो इधर वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा, ये वाला भी तो कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये वाला कितने का हो जाएगा बेटा, ये भी तो 90 का होगा, ठीक है ना। अब देखो, ओनली आपने बोला सर दो आगे से हैं और एक पीछे है, तो पीछे वाला बॉन्ड ये है ना, ये वाला, तो ये भी कितने का होगा, 90 का ही तो होगा। तो सारे के सारे ये आपके क्या हो जाएंगे, 90। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, एक पिरामिड के रिस्पेक्ट में ये जो 3 एज हैं, इनके साथ इस पिरामिड का 90 का बॉन्ड एंगल होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो, yes आया समझ में सभी को। और जब ऊपर वाले पिरामिड के रिस्पेक्ट में 90 है, तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में भी कितने के होंगे, 90 के ही होंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं, ओवरऑल इस टीबीपी स्ट्रक्चर में कितने 90 के एंगल हैं, ओवरऑल इस टीबीपी स्ट्रक्चर में कितने 90 के एंगल हैं, 8 8 नहीं यार, 6। अरे 3 ऊपर है, 3 नीचे होंगे ना, नहीं आए समझ में। अरे जब एक ये पीछे वाला, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी मान के चलो, ठीक है ना, इसका एक 90 का एंगल इस बी के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है ना, एक 90 का एंगल यहाँ से ये वाली लेंथ है, ये भी क्या है 90 है, पीछे को है ये, तो ऐसे ही तो होगा, एक 90 का ये ए वाला हो जाएगा, एक ऐसे ये आगे को है यहाँ पे, है ना ऐसे, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक ये भी कितना का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ऊपर वाले पिरामिड के रिस्पेक्ट में। और जब ऊपर वाले के, और इसको उल्टा करो तो ये वैसे ही तो दिखेगा जैसा ये है, तो जब ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 ही होंगे, तो ओवरऑल 90 के एंगल कितने होंगे, 6। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में 90 के एंगल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि 120 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, ठीक है ना, 120 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 के सभी को समझ में आ गया। देखो आपने देखा कि सर ये ऊपर वाली लेयर के रिस्पेक्ट में 90 है, तो अगर ये पीछे है तो आप देख रहे हैं, अगर एक 90 का ये है तो दूसरा ये वाला भी होगा, एक इधर साइड 90 का है तो एक इधर साइड भी था, और एक और ऐसे पीछे में था, है ना, इधर देखिए, एक 90 का अगर आपने कहा सर ये वाला है, ये 90 का ही होगा ना, तो दूसरा ये वाला था, तीसरा ये वाला भी तो था पीछे वाला, 3 90 के ऊपर हो गए, और 3 ही नीचे भी तो होंगे इस पिरामिड के रिस्पेक्ट में, ऐसे होगा ना, और
अब दूसरा ये, एक ये वाला था, एक ये वाला था, अब एक और ये, ओवरऑल 6 लिख तो लिए। अब 120 के एंगल देखो, देखिए कितने 120 के। ये आपने कहा सर ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, देखो ये आपने कहा सर ये 90 का बॉन्ड एंगल है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो तो क्या ये 120 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखो, ये जो बॉन्ड एंगल है, देखिए हल्का सा मैंने ऐसे बढ़ाया उसको, 90 के एंगल को ऐसे बढ़ाया तो ये ऐसा बन गया। तो कहने का मीनिंग है ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितने का होगा? 120 डिग्री। समझ में आई बात क्या? 120 डिग्री का। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी कितना का होगा? 120 डिग्री का। समझ रहे हैं ना? सारे के सारे इक्वाटोरियल, ये वाला इक्वाटोरियल भी 120 का हो। ऑल इक्वाटोरियल बॉन्ड, ऐसे लिखूंगा, ऑल इक्वाटोरियल बॉन्ड वन 120 डिग्री एंगल। कितने हैं? 3। सारे के सारे इक्वाटोरियल बॉन्ड जो है हमेशा हमेशा 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल को बनाएंगे। आई बात समझ में क्या सभी को? क्लियर हो गया? यहाँ पे 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल को सारे के सारे इक्वाटोरियल बॉन्ड बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है, जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है ये 120, तो कभी कभी बॉन्ड एंगल कौन कौन से, तो देखो, और दो बॉन्ड, एक बॉन्ड इसमें 180 का है। कौन कौन से बॉन्ड है पता है? हाँ, एक्सियल बॉन्ड, ये दोनों, ये ऊपर है ये नीचे है, तो एक वन एक्सियल बॉन्ड है, ई और डी। एंगल ईडी इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री, ठीक है ना? ठीक है ना? एंगल ईडी, या बीच में कुछ लिखना चाहिए था, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट था किसी स्टूडेंट, एक्चुअली ये थोड़ा सा 3D है, ये जब तक आपको सामने से नहीं बताया जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाना दिक्कत रहता है। तो फिर भी अगर किसी को कोई भी पॉइंट अगर दोबारा समझना है तो बेटा वो पूछ लेंगे, सर यहाँ पे एक बार और समझाएं। बोलो, किसी को कुछ अगर समझना है तो बोलो। सभी को समझ में आ गया ना शायद? Yes. चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? चलिए, अब हमारे पास एक और नया टॉपिक है, एक और नया टॉपिक है हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी जिसको बोलते हैं। इस एमओटी से लगभग लगभग काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो एमओटी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ जियोमेट्री दे देता हूं, ये आपको पहले सॉल्व करना है। एमओटी काफी लेंथी थ्योरी है, एमओटी जो है काफी ज्यादा लेंथी थ्योरी है, तो हो सकता है आपको एमओटी इतना जल्दी कवर ना हो पाए। 10 मिनट का टाइम से ज्यादा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल के नाम और स्ट्रक्चर दे देता हूँ, ठीक है ना? जैसे आपको जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री लिखनी है,
PF2PCl3, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया CHCl3, इनके हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बनाइए। तीसरा हमारे पास है NCl3। चौथा हमारे पास है BrO3-। पांचवा हमारे पास है NH4 पॉजिटिव। जरा इनके हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिखाओ बच्चों। और जियोमेट्री भी लिख के दिखाइए। जियोमेट्री भी लिख के दिखाना है, क्योंकि टाइम, क्योंकि मैं अगर अभी एमओटी पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो फिर वैसे ही रह जाएगा, है ना। हो गया बेटा। ओके, मैसेज पब्लिक में करना चाहिए यार बेटा। एक्चुअली क्या है कि पब्लिक में मैसेज जो है
और उसमें मुझे देखने में दिक्कत भी नहीं आती है ना? मैं यहाँ पे इनके आंसर लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है ना? देख लीजिएगा, शायद सभी ने कर दिए होंगे। ठीक, इधर देखो, इसका होगा sp3d और इसको बोलते हैं TBP स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात और बताता हूँ, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसमें d कौन सा वाला होता है? ये dz² वाला होता है हमेशा, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा, क्योंकि d बहुत सारे होते हैं, dx² y² होता है, dxy होता है, dyz होता है, dzx होता है, मैंने आपको समझाया था ना। तो d कौन सा वाला होता है? ये dz² वाला होता है, ठीक है ना? ये d ये TBP में है, और इसमें देखो sp3d2 में d2 में d² में d कौन कौन सा वाला होता है? एक d होता है dx² y² वाला, और दूसरा होता है dz² वाला। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें d के ये वाले ऑर्बिटल यूज करते हैं, और इसमें d का ये वाला यूज होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? पूछा जाएगा एग्जाम में ये भी। इसका भी sp3 है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री है, इसका भी sp3 है, लेकिन पिरामिडल इसको लिखेंगे। इसका भी sp3 है, इसको आप टेट्राहेड्रल लिखोगे, सॉरी पिरामिडल आ रहा होगा ये, सॉरी। किसी को अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इसका भी आपको sp3 आ रहा होगा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई है क्या? क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? बोलो, मीटिंग का टाइम हो रहा है बेटा, अब एंड कर दे रहा हूं मैं। से यस और नो? No doubt. चलिए, चलो ठीक है बच्चों, अब इसको पढ़िएगा। कल मैं एमओटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा,
केमिकल बॉन्डिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी वही एमओटी है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना।